नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज से छठ महापर्व का आरंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं। महापर्व छठ पूजा का आज पहला दिन। हरियाणा में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सरदार 150 एकता मार्च। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन। जिला स्तर पर निकाली जाएगी पदयात्राएं। बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा एक्शन। कनीना और कोसली मंडियों के अधिकारियों को किया सस्पेंड। करनाल में फर्जी गेट पास जारी करने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आरंभ हो चुका है। 4 दिन चलने वाला यह व्रत नहाय खाए खरना संध्या अर्घ से शुरू होकर उषा अर्घ पर समाप्त होता है। माना जाता है कि छठ के उपवास को संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। छठ के व्रत को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। इस दिन छठी मैया की पूजा होती है। इस पावन महापर्व पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम नायब सैनी ने कहा कि सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया की कृपा से हर घर में आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि और उजाला बना रहे। राष्ट्र की एकता और अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हरियाणा में सरदार 150 एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान अमृतकाल की अमृत पीढ़ी यानी युवाओं को सरदार पटेल की एकता, अखंडता और शक्ति की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 2 महीने तक चलने वाले सरदार 150 एकता मार्च राष्ट्रीय अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर पदयात्राएं निकाली जाएंगी। इसके बाद 26 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्तर पर सरदार 150 एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी के विजन से प्रेरित विकसित भारत पदयात्रा पहल का हिस्सा है। युवा मामले मंत्रालय के अधीन माई भारत द्वारा यह पहल युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और नागरिक दायित्व की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से की जा रही है। पदयात्रा गतिविधियों का सही संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने सभी जिलों में जिला कोर समितियों के गठन के निर्देश दिए। बाजरा खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सीएम नायब सैनी ने फौरन एक्शन लेते हुए करीना और कोसली मंडियों के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा करनाल में भी फर्जी गेट पास जारी करने पर 3 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। दोनों मंडियों में गेट पास जारी करने की प्रक्रिया में अनियमितताएं मिली थी, जिसके तहत ही नई अनाज मंडी कनीना के सचिव सह ईओ मनोज पराशर और अनाज मंडी कोसली के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि किसानों के हितों में समझौता नहीं किया जाएगा। हरियाणा कारागार के महानिदेशक आलोक राय के द्वारा पंचकुला सेक्टर 14 में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेलों में गैंगस्टर कल्चर को खत्म करना हमारी प्राथमिकता थी और इसको खत्म किया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेलों में गैंगस्टर कल्चर को खत्म किया, उनका अलग कल्चर डेवलप हो गया था। नियमों के तहत जेलों में हाइजीन को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि जेलों में ब्रांडेड कपड़े पहनने को खत्म किया और गैंगस्टरों के जेलों में महिमा मंडल के खिलाफ मुहिम चलाकर सभी जेलों में प्रोग्राम सफल रहा। पंजाब सरकार ने जेलों में परिवार के सदस्य की अकेले में मुलाकात का नियम हरियाणा में लागू करने पर कहा है, हम आगे कंसीडर करेंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा के सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर बोलते हुए कहा कि सबको नियमों के आधार पर पैरोल पर लौट दी जाती है। एक बी क्लास होती थी, बी क्लास एक होती थी अपराधियों की, जो कि बाद में उसको खत्म कर दिया गया। मेरे ख्याल से कोर्ट से ही खत्म किया गया है, ऐसा मुझे अनुमान पे मैं कह रहा हूँ। तो बी क्लास वालों को थोड़ी ये, जैसे मान लीजिए कोई वकील है, मतलब कोई पेशेवर डॉक्टर है, मतलब जो इस तरह से जिनका सामाजिक हैसियत है, तो उनको ये दिया जाता था कि इनको कुछ कैदी अलॉटेड होते थे जो काम करते थे उनके साथ।
लेकिन बाद में वो जो है कोर्ट से वो समाप्त कर दिया गया है। तो अभी तो फिलहाल अपना काम तो सभी ने करना है। तो जो चीज जो सामान्यता थी वो पहले से समाप्त कर दी गई है। हमें तो केवल नियमों को इम्प्लीमेंट करना था, हम उन नियमों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि अगर हम प्रिजन डिपार्टमेंट में आपके साथ एक विजिट करते हैं तो उससे चीजें सामने आएंगी। और 1 नवंबर 1966 ये को हरियाणा का वो हुआ था, तो हरियाणा डे के बाद 5 नवंबर से ये 10 नवंबर के बीच में हम एक एग्जीबिशन लगाते हैं। यहाँ पे ऑडिटोरियम के बाहर एक एग्जीबिशन हम बढ़िया स्टेट लेवल की लगाते हैं और उसमें हम दिखाते हैं कि जेलों में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कितने बड़े सेल में रहते हैं। पहले तो यही डिसाइड हो ना कि जो गैंगस्टर है वो कितने बड़े सेल में रहता है, तो उससे तो ये पता तो चले समाज को कि आप जो क्राइम कर रहे हो वो कहाँ कहाँ आपको लीड कर रहा है। आप गए यहाँ से और वहाँ बरेली में वो पाटनी घर पे गोली चलाए, उन 4 लोगों का क्या हश्र हुआ? 2 लोग एनकाउंटर में मारे गए, 2 लोगों के पैर में गोली लगी। तो आप जब चलोगे जेल में, जब देखने चलोगे तो आप देखोगे हॉस्पिटल में 1-2 लोग मिलेंगे जिनके घुटने में गोली लगी है, जिनके कहीं गोली लगी हुई है। तो जो गोली लगी हुई है उठ के वहां से अपने टॉयलेट तक तो जा नहीं सकते। तो कौन से चीज का महिमा मंडन हम कर रहे हैं, किस चीज का महिमा मंडन कर रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूं कि अगर हम एक एग्जीबिशन लगाएं मैडम, वो एग्जीबिशन में हम ये चीज को दिखाएं कि ये इतना बड़ा सेल है। पहले हम ये दिखाएं जेलों का इतिहास क्या रहा, कितने बड़े सेल में ये गैंगस्टर रहते हैं, क्या क्या हम वेलफेयर का काम कर रहे हैं, और ये जो गैंगस्टर रहते हैं इनको क्या क्या लेबर अलॉट होता है, किस तरीके से जेल की जिंदगी होती है। इसको अगर हम बाहर ले आए तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एक जागरूकता बढ़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। चाहे किसानों के गन्ने का एमएसपी बढ़ाने की बात हो या धान एवं गेहूं आदि फसलों की एमएसपी पर खरीद हो, हर कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सरकारी आवास पर संत कबीर कुटीर में किसानों से बात करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर किसान हित में कार्य कर रही है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत कई क्षेत्रों से आए किसान दीपावली के अवसर पर गन्ने का एमएसपी बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते आए थे और गन्ने का एमएसपी बढ़ाने से गदगद हुए किसानों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि दीपावली के अवसर पर बिना मांगे एमएसपी बढ़ाना किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से मंडियों में धान और अन्य फसलों की खरीदी व्यवस्था पर फीडबैक ली और कहा कि कोई कमी होगी तो उसको भी दूर किया जाएगा। मौके पर मौजूद किसानों ने प्रदेश सरकार की मंडी व्यवस्था से खुशी जाहिर की और कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम ने नारनौल अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। टीम ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है और मामला वर्ष 2014 का है, जब राव कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय आरोप लगा था कि पलवल क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन की CLU मंजूरी के लिए 30 से 50 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। इस मामले में रुपए की डिमांड का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन धर्मेंद्र नामक व्यक्ति ने किया था, जिसकी सीडी बाद में जांच का हिस्सा बनी। मामले की शिकायत लोकायुक्त हरियाणा को दी गई थी। लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया था और इसके बाद 29 जनवरी 2016 को एसीबी गुरुग्राम थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13(1)D के तहत FIR दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद अब 23 अक्टूबर को एसीबी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि राव नरेंद्र सिंह को हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अब जिले के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा शुरू हो गई है। एसटीएफ यूनिट ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि तीनों आरोपियों ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में हमलावरों तक 3 लाख रुपए पहुंचाए थे। आरोपियों में सोनीपत के पिपली खेड़ा निवासी हैप्पी, मयूर बिहार गली नंबर 10 निवासी हिमांशु और मुरथल रोड का विकास नगर निवासी सुनील शामिल हैं। तीनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और एसटीएफ प्रभारी निरीक्षक राकेश के अनुसार आरोपी बहादुरगढ़ के सदर थाना में गत 22 मई को दर्ज एक मुकदमे में वांछित थे। एसटीएफ प्रभारी राकेश ने बताया कि इस मामले की जांच में खुलासा हुआ था कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के निर्देश पर उसके सहयोगियों सोनीपत के मयूर बिहार निवासी अरुण और रोहतक के कोहनी निवासी रविंद्र को 27 सितंबर 2025 को भिवानी से CDM मशीन के जरिए हैप्पी के बैंक खाते में
3 लाख रुपए जमा करवाए थे और यह रकम गैंग की गतिविधियों और फायरिंग की तैयारी के लिए भेजी गई थी। हैप्पी ने अरुण के कहने पर यह रुपए अन्य गैंग सदस्य सुनील और हिमांशु के खातों में ट्रांसफर किए थे। दोनों ने यह रकम निकालकर अरुण और रविंदर को सौंप दी थी और अरुण और रविंदर वही आरोपी हैं जो अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। दिवाली के बाद चौथे दिन देश में बहुत खराब श्रेणी 300 से 400 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले शहरों की संख्या अब घटकर 3 हुई है। ये तीनों शहर हरियाणा के बहादुरगढ़, धारूहेड़ा और फतेहाबाद हैं और इनका AQI क्रमशः 318 और 312 और 309 है। राजधानी दिल्ली का AQI 300 से नीचे 275 खराब श्रेणी हो गया है। हालांकि राज्य के दूसरे शहरों के AQI ने शुक्रवार को भी गिरावट दिखाई है। बीते दिन भी देश भर में सबसे प्रदूषित शहरों में 3 हरियाणा के थे और सबसे अधिक प्रदूषित बहादुरगढ़ 325, धारूहेड़ा 322 था और वहीं हरियाणा का तीसरा प्रदूषित शहर जींद 302 था, जहां शुक्रवार को AQI 239 हो गया। हरियाणा के शहरों का AQI मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। चंडीगढ़ PGI के प्रोफेसर रविंद्र खेवाल के मुताबिक लगातार AQI में सुधार की मुख्य वजह हवा की तेज बहाव और अभी मौसम में ठंडक की कमी है। इसके अलावा प्रदेश में 2 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए। 2 किसानों को रेड एंट्री दी गई है और अभी तक प्रदेश भर में 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक 24 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए। अब तक राज्य में पराली जलाने के कुल 62 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं और इस मामले में 75 किसानों को रेड एंट्री में दर्ज किया जा चुका है। सफेदोनगर के आदर्श कॉलोनी स्थित राजकीय मिडिल स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा करीब 1 साल तक बिजली के बिल के लिए बजट नहीं भेजा और ऐसे में 1,22,000 बिल बकाया होने के कारण बिजली निगम के अधिकारी स्कूल से बिजली का मीटर उखाड़ कर ले गए। इसके बाद स्कूल में विद्यार्थियों को पीने के पानी और शौचालय में पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके अलावा स्कूल के सभी कंप्यूटर, पंखे, ट्यूब और अन्य उपकरण बंद हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल में सोलर की भी व्यवस्था नहीं। PEO कार्यालय सफेदों को करीब 1 साल से बिल भरने के लिए बजट की मांग की है। वहीं अगस्त 2024 से सफेदों के BEO कार्यालय में डिमांड लेटर भेजे जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को बिजली के बिल के लिए बजट पास नहीं किया गया। बीच में निगम ने बार-बार चेतावनियां भी दी, लेकिन आखिरकार वे मीटर उखाड़ कर ले ही गई। पानीपत में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में इलाके में सनसनी फैला दी। पहले इसराना हाईवे पर 2 गाड़ियों की आमने-सामने टक्कर से थाना इसराना के SHO महिपाल समेत 2 लोग घायल हो गए और वहीं उसके बाद चौटाला रोड पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें शराब ठेके के इंचार्ज विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। इसराना थाना क्षेत्र के हाईवे पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में इसराना थाना के SHO महिपाल को गंभीर चोटें आई। महिपाल अपनी प्राइवेट गाड़ी से पानीपत से इसराना की ओर आ रहे थे जब विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य गाड़ी से आमने सामने की टक्कर हो गई। दूसरी गाड़ी में सवार एक महिला भी घायल हो गई। दोनों को तुरंत इसराना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक दोनों को सिर में चोटें आई हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दूसरे हादसे में थाना शादी मंदिर बाग क्षेत्र के चौटाला रोड पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार विनोद को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।